हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और मैं हूं आपका फ्रेंड अभय और हमेशा आपके लिए निबोज से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड और साइट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो लाते रहता हूं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि मैंने निबोज IGC 1 पढ़ाया था लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए थे, तो मैं क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट कर दिया हूं और धीरे धीरे चलते रहेगा। क्या है कि साइट से बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, बट जब भी समय मिलता है मैं कुछ वीडियो अपलोड करते रहता हूं ताकि जो भी हमारे फ्रेंड जो है अभी इस फील्ड में ये निबोज की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता चले कि कैसे एग्ज़ाम टेक्निक होता है और कैसे मतलब कि सही क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे दिया जाए ताकि मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर किया जाए। तो आइए जानते हैं एग्ज़ाम स्किल के बारे में। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम स्किल है और इसमें जो फर्स्ट एक क्वेश्चन लेके हम इसको पता करेंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे आपका उसको अपने दिमाग में कैसा जो है उसमें आप टेक्निक बनाएंगे ताकि उस क्वेश्चन का अच्छे से रिप्लाई दिया सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको बताया भी हूँ कि अभी जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें बहुत सारे कमांड वर्ड हटा दिए गए हैं। बहुत सिंपल कमांड वर्ड जैसे वाट, वाई इस तरह का रखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कमांड वर्ड है वाट है और व्हाट आर द सम ऑफ द पॉसिबल कॉस्ट। यहाँ पॉसिबल कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है किसके, तो टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग एन एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस, यानी कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है वर्क प्लेस पे तो क्या क्या पॉसिबल कॉस्ट है। तो आपके माइंड में एक क्या है कि फिगर बन जाना चाहिए। अगर आप पढ़े हैं, बुक पढ़ लिए हैं तो आपके माइंड में एक फिगर बन गया होगा कि किस तरह का कॉस्ट हो सकता है। जैसे मैंने बताया भी था कि दो तरह का कॉस्ट हो सकता है, एक आपको डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इस तरह से ये दो कॉस्ट जो है होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका काम है कि आप उसको सोचना उसके बारे में। जब तक आपके माइंड में एक फिगर नहीं बनेगा कि इस क्वेश्चन का एग्ज़ाम किस तरह दिया जाए, तब तक आप सही से आपके अगर क्लियर विजन नहीं हो रहा है, क्लियर आपके माइंड में नहीं बन रहा है कि हमें क्या क्या देना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास फिगर बन रहा है लेकिन बहुत कम जो है पॉइंट आ रहे हैं तो फिर आपको उसको सोच के बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए, नाउ थिंक अबाउट द स्टेप्स यू वुड टेक टू द आंसर, स्टेप यू वुड टेक टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो कौन कौन सा स्टेप आपको अपनाना चाहिए। तो स्टेप फर्स्ट जो है क्या कहता है, तो फर्स्ट जो है आपको रीड केयरफुल्ली, आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है और हो सके तो आपके उसके कमांड वर्ड को नोट कर लेना है कि क्या पूछ रहा है। उसके बाद नाउ हाईलाइट, आपको हाईलाइट करना है। जैसे आप देखें ना, मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे हाईलाइट किया हमने। उसी प्रकार यू हैव टू हाईलाइट द कीवर्ड्स। मैंने बताया कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, तो वो है वाट और इन द केस दे माइट लुक लाइक दिस। तो कैसे, जैसे वाट आर द सम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है वाट जो है आपका क्या है कमांड वर्ड है। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो नेक्स्ट कंसीडर द मार्क्स अवेलेबल, यानी कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 8 मार्क्स का है। तो आपको जो है उसी के अनुसार रिप्लाई देने हैं, यानी कि कम मार्क्स का है तो कम लिखेंगे, ज़्यादा मार्क्स का है तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू मार्क्स एलोकेटेड फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिप्लाई अकॉर्डिंगली। तो आप ज़्यादा लिखते हैं तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप उसके बाद जो है हम जानेंगे नेक्स्ट जो है, हमने 3 स्टेप कंप्लीट किए थे और चौथा स्टेप है हमारा रीड द क्वेश्चन अगेन टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लिखना चालू करते हैं लेकिन सही नहीं लिख पाते, बाद में हमको पता चलता है कि हमने क्वेश्चन जो है अच्छे से नहीं पढ़ा। तो रीड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आपको पढ़ के कंफर्म करना है और आपको श्योर करना है कि यू अंडरस्टैंड इट एंड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो पूछ रहा है वो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। और उसके बाद रीड योर नोट्स इफ़ यू नीड टू। अगर आप एग्ज़ाम में हैं तब तो आपको नोट्स पढ़ने की समय नहीं मिलेगा, बट अगर आप जो है रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं देन आपको उस अपने जो नोट्स बनाया है उसको पढ़ के जो है आप जो है एक तरह से आप आंसर देने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका रिवीजन होगा। और स्टेप 5 जो है वो नेक्स्ट स्टेज इज़ टू डेवलप प्लान।
अब आपको एक प्लान डेवलप करना है कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे दिया जाए। देखो, आप क्वेश्चन तो ऐसे अपने डायरेक्टली रिप्लाई दे सकते हो, बट होता क्या है कि आप जब क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं तो उस समय जो है आप अगर प्लान को डेवलप नहीं करते हैं तो आप पूरे पॉइंट्स को आप नहीं लिखेंगे, जिससे क्या है पुअर मार्क्स सिक्योर होगा। यानी कि आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन यू कांट सिक्योर 8 मार्क्स क्वेश्चन, ओनली यू विल सिक्योर 4 और 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये इसीलिए कोई भी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी कोई फेल हो जाता है, इसका मेन रीज़न यही है कि उसने अच्छे से क्वेश्चन को आंसर नहीं दिया गया जो पूछा गया था। तो ये होने के बाद तो आइए देखते हैं कि इसका एक प्लान कैसे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका एक आउटलाइन दिमाग में बन जाता है, यानी कि हमको कौन कौन सा पॉइंट के बारे में लिखना है, तो ये एक प्लान बन जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें हम आउटलाइन करेंगे कि 2 तरह का कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये 2 कॉस्ट जो है, अगर आप बुक को अच्छे से पढ़े हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा याद करने में, और आपको जो है लगभग हाईलाइट आपको याद होगा कि मतलब कि टोटल मतलब कि कुछ पॉइंट उसके याद होंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है रिकॉल करने की कौन सा पॉइंट इसमें मिस हो रहा है। जनरली 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 8 पॉइंट तो लिखने ही होते हैं, बट अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन ऐसे हम लोगों जब ओल्ड सिलेबस का एग्जाम देते थे तो अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम हमारा टारगेट था कि आई हैव टू राइट 8 पॉइंट्स, क्योंकि नंबर पाने के लिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें तो ज़्यादा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 पॉइंट है यहाँ पे। तो आपको यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट में यहाँ आउटलाइन किया गया कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और सिक पे और रिपेयर टू इक्विपमेंट, लॉस्ट डैमेज प्रोडक्ट और लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम, ओवर टाइम, कवर फॉर द इंजर्ड पर्सन, फाइन्स इन क्रिमिनल कोर्ट और कंपेंसेशन पेमेंट टू विक्टिम। तो ये है डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन टाइम, लॉस्ट एम्प्लॉय मोरल और कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंट्रोल मेजर। तो ये जो है एक आउटलाइन बन गया है, ये पूरा आउटलाइन हमारे दिमाग में बन गया है। या हम चाहें तो इसको लास्ट पेज पे रफ में नोट भी कर सकते हैं फटाफट, जैसे फर्स्ट एड, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, ताकि हम जब एग्जाम में आंसर दें तो कोई पॉइंट छूटे नहीं। इसलिए हम छोटे छोटे जैसे फाइन्स, ओवर टाइम, इस तरह का छोटे छोटे नोट्स हमने बना लिया। और बनाने के बाद अब आइए देखते हैं कि एक पॉसिबल क्वेश्चन आंसर कैसे हो सकता है एग्जाम में, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट छूट रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कंप्लायंस विद द इन्फोर्समेंट नोटिस, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड रीट्रेनिंग एडिशनल एम्प्लॉय, डैमेज्ड कस्टमर रिलेशनशिप एंड डैमेज्ड पब्लिक इमेज। सो नाउ हैव टू गो एट द क्वेश्चन योरसेल्फ। ये हमारा आउटलाइन तैयार हो गया। अब हम जो है एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो बहुत सारे लोग पॉइंट को लिख के आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट लिख देते हैं, आइडेंटिफाई करके आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझते नहीं है, क्वेश्चन को एक अच्छे फॉर्म में मतलब सजा के नहीं लिखते हैं और बस छोटे छोटे पॉइंट लिख के आ जाते हैं। जैसे उसमें क्या था, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमने आउटलाइन किया था, वैसे ही आपने लिख के ला गया। लेकिन ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किसको देना है, तो गिवन टू द विक्टिम, ये आपको क्लियरली मेंशन करना है, क्योंकि जब तक एग्जामिनर जो है उसको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि वो आपको 8 मार्क्स में से ओनली 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, डिपेंड अपॉन द कितना आपने अच्छे से एग्जाम दिया, तो ये जो है नंबर आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि अगर 8 में 8 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो देन हाउ यू विल रिप्लाई दिस क्वेश्चन एंड व्हाट इज द टेक्निक फॉर रिप्लाइंग। तो देयर आर मैनी कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, ऐसे हम लिखेंगे सजा के। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर आर मैनी कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स which can be divided into direct and indirect। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को ही लेके एक हमने अपना जो है सेंटेंस बनाया, उसमें पूछ रहा था कि व्हाट आर द पॉसिबल कॉस्ट, ऐसा पूछ रहा था, तो हम लिखेंगे देयर आर मैनी कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, और तब यहाँ पे हमने दोनों को बताया, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हम जो है डायरेक्ट कॉस्ट को एक जगह इंक्लूड करेंगे और इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक जगह। तो हमने लिखा डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड, तो डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड यानी कि हर केस में ऐसा नहीं होगा, तो ये क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो उसी चीज़ को हमने एक देखिए एक अच्छे से सजाया है। वहाँ पे हमने क्या लिखा था आउटलाइन में, जब हमने एक शॉर्टकट में जो है जल्दी जल्दी इसका आंसर दे रहे थे तब, ताकि कोई पॉइंट भूल ना जाए, तो हमने लिखा था वहाँ से सिक पे, लेकिन हमने क्या लिखा यहाँ पे, सिक पे इफ़
दे आर ऑफ वर्क, यानी कि अगर काम पे नहीं आते हैं तो सिक पे भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ओवर टाइम, हमने लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे हम फुल सेंटेंस उसके बारे में इंक्लूड करके लिखेंगे कि ओवर टाइम कैसे। तो ओवर टाइम कॉस्ट इनक्योर्ड टू कवर देयर एब्सेंस, तो ये क्लियरली मेंशन करना है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस यही कारण होता है कि कुछ लोग जो है पुअर मार्क्स जो है बहुत कम नंबर लाते हैं, बोलते हैं हम पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं बट हमारे साथ चीटिंग हुआ है, हमें पूरे नंबर नहीं मिले हैं। लेकिन यही सब टेक्निक जो है अगर एग्जामिनर को कुछ भी क्लियर नहीं होगा तो कैसे पूरा मार्क्स देगा। उसके बाद जो है रिपेयर टू डैमेज्ड इक्विपमेंट, तो ये है हमने वहाँ लिखा रिपेयर, बट इसमें किसको क्या रिपेयर करना है, तो जो इक्विपमेंट एक्सीडेंट में डैमेज हुआ इसको भी इंक्लूड करना है। उसके बाद लॉस्ट और डैमेज्ड प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, यानी कि लॉस्ट और डैमेज, जो प्रोडक्ट डैमेज होगा तो उसके बाद हमने क्या लिखा, जो कि किसके कारण हुआ, एक्सीडेंट के। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी सेंटेंस बन रहा है ना, एक क्लियर विजन दे रहा है कि हुआ तो क्यों हुआ। तो एक जो है आप भी जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कोशिश करेंगे कि अगले को कैसे जो है अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट किया जाए इसको, ताकि जो है वो अच्छे से पूरा समझ पाए। और लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम, उसके बाद इन द इवेंट ऑफ लीगल एक्शन, हमने क्या उसमें आउटलाइन में लिखा, मानते हैं लीगल एक्शन, अगर लीगल एक्शन हुआ केवल लिखे तो ये पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो लीगल एक्शन क्यों, तो देयर में ऑल्सो भी फाइन्स और कंपेंसेशन पेमेंट, ठीक है। अगर लीगल एक्शन होता है तो क्या होगा, तो लीगल एक्शन में फाइन भी हो सकता है, कंपेंसेशन भी हो सकता है। तो आप क्लियर जो भी मेंशन करेंगे क्लियर मेंशन करेंगे। और उसके बाद चलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड, तो ये क्या है, उसमें हमने लिखा था इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा क्लियर जो है मेंशन कर रहे हैं कि टाइम टेकन टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट। तो ये जो टाइम का जो यहाँ पे जो हमारा लॉस होगा, जो हमारे एम्प्लॉय का टाइम लॉस होगा, तो वो भी एक क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जिसको तो कॉस्ट में काउंट नहीं करते, लेकिन वो भी कंपनी को कॉस्ट होता है। उस समय में कोई दूसरा प्रोडक्शन हो गया रहता। उसके बाद देखिए द कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंट्रोल, अब एडिशनल कंट्रोल हमने लिखा था मेजर में जो पैसे लगेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरे सेंटेंस लिखा गया ताकि पूरा समझ में आए, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, मेजर्स टू प्रिवेंट रीअकरेंस एंड टू कंप्लाई विद द इन्फोर्समेंट नोटिस। तो ये क्या है, जो एक्स्ट्रा कंट्रोल मेजर लिया गया ताकि फिर से वो घटना ना हो, रीअकरेंस ना हो, और कंप्लाई विद द इन्फोर्समेंट नोटिस। उसके बाद जो है कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय। यहाँ देखिए क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो एम्प्लॉय अगर साइड पे नहीं आएगा तो एडिशनल जो एम्प्लॉय आएगा उसके लिए जो कॉस्ट लगेगा, ये भी एक क्या है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं बट कंपनी पे जो है आता है। तो देखा क्या गया है कि बहुत छोटा कॉस्ट दिखता है, जैसे आइसबर्ग देखेंगे तो ये अगर पानी है, यहाँ पे पानी, तो बहुत ऊपर छोटा सा हिस्सा दिखता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमें नहीं दिखता है। यही जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये पानी के अंदर आता है, ये आइसबर्ग। जैसे एक जो बर्फ़ है उसका कुछ हिस्सा ऊपर रहता है, बाकी हिस्सा नीचे रहता है, उसी प्रकार ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है और ये डायरेक्ट कॉस्ट है। तो उसी प्रकार जो है देयर में बी लॉस ऑफ मोरल इन द वर्क फोर्स विच कुड इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर जो है मोरल लॉस होता है तो लोग काम करना नहीं चाहेंगे, उनका मनोबल जो है गिर जाएगा और वो प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितना प्रोडक्टिविटी वो पहले दे पा रहे थे उतना नहीं देंगे, कम देंगे। तो इस तरह से अगला जो है डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इमेज कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि उसका रिपुटेशन चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, अरे उस कंपनी में बहुत एक्सीडेंट होता है, कस्टमर खरीदने नहीं आता है उस कंपनी में, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं बिकेगा, यानी कि ये भी एक तरह का लॉस है। तो आप देख रहे हैं कि दो हो गया। तो ये तो एक टेक्निक हुआ कि कैसे सही से रिप्लाई दें। अब क्या होता है जब कुछ लोग जो है बहुत पुअर मार्क्स अचीव कर पाते हैं, तो इसका मेन कारण जो है इसमें दिया गया है कि मोस्ट कैंडिडेट शुड फाइंड द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सुनते हैं, देखते हैं और फटाफट लिखना चालू करते हैं, लेकिन सही से नहीं लिखते हैं। यानी कि नोट दैट इन द एग्जाम्पल इट इज़
not a requirement of the question to structure answer डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग स्ट्रक्चर करके ही लिखे है। ये जो ऊपर लिखा गया था तो आप जरूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे ही रिप्लाई देंगे, कुछ लोग जो है इसको एक सेंटेंस फॉर्म में बना के दे सकते हैं, ये पूरे को सेंटेंस फॉर्म में, यानी कि जैसा ये दिख पा रहे हैं एक लंबा लंबा पॉइंट वाइज, ये बुलेट वाइज नहीं रहेगा, और एक लंबा लंबा सेंटेंस करके ऐसा बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। तो वो एक अच्छा टेक्निक है एग्जाम का जो है आंसर, सही आंसर, मतलब कोई भी क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए। तो इस तरह से समटाइम्स दिस इज आस्क्ड व्हाई वी डू सो हियर। तो ए गुड स्ट्रक्चर डज हेल्प इंश्योर दैट आइटम्स आर नॉट मिस्ड एंड हेल्प द एग्जामिनर अवॉर्ड मार्क्स इजिली। ये स्ट्रक्चर में क्यों इस तरह से पॉइंट में क्यों दिया जाता है, ताकि एग्जामिनर जो है हर एक पॉइंट को देखे और हर एक पॉइंट के लिए मार्क्स दे। तो जो है ताकि एग्जामिनर से कोई छूट ना पाए कि हाँ भाई ये जो है उस सेंटेंस में नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। तो अगर आप सही से स्ट्रक्चर करते हैं और सही से आप पॉइंट वाइज जो है रिप्लाई देते हैं तो आई होप आपको जो है 8 में 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन द टोटल एलोकेशन ऑफ मार्क्स फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप उसके अनुसार रिप्लाई देंगे। अगर 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स है आंसर, अगर 8 मार्क्स है 8 मार्क्स है आंसर, जैसा क्वेश्चन है वैसा रिप्लाई देना है। तो आई होप आपको जो है ये टेक्निक जो है समझ में आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन को आप इस टेक्निक से अगर रिप्लाई देते हैं तो आई होप जो है आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। तो मैंने IGC 1 एंड IGC 2 के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें देखें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, तो आप जो है बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो मैं आगे भी क्वेश्चन लाते रहूँगा, तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिसको इसकी ज़रूरत है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।